हेलो, नमस्ते। मैं मणि अग्रवाल और मैंने यूपीएससी 2016 की परीक्षा में 126वां रैंक प्राप्त किया है। अब मुझे इंडियन फॉरेन सर्विस यानी भारतीय विदेश सेवा में अपना काम करने का मौका मिला है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी जो मैंने फ़ॉलो की थी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के दौरान। तो यूपीएससी की परीक्षा हम जानते हैं कि 3 भागों में बटी हुई है। पहला होता है प्रीलिम्स, देन देयर इज़ मेंस और फिर होता है इंटरव्यू। तो जब हम यूपीएससी की परीक्षा की शुरुआत मतलब तैयारी की शुरुआत करते हैं तो हम सभी के मन में क्वेश्चन होता है कि स्टार्ट कैसे करें, मतलब कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे एक ऐसा प्लान बनाएं जो एग्जीक्यूट होने के बाद हमें सफलता दे। तो वही एक मेरी स्टोरी रही है कि मैंने भी अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाई, क्योंकि मैंने किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया था। मेरा एक ये मानना था कि मैं अपने आप ही तैयारी कर सकती हूँ वंस आई न्यू द सिलेबस। मेरा ऑप्शनल मैथ्स रहा है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मैथ्स में की हैं। तो जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि ये मैं खुद कर सकती हूँ। हो सकता है सबके साथ ऐसा ना हो। कोचिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है एंड दे हेल्प यू अ लॉट in giving you an idea as to how UPSC works and how it frames its questions, कैसे सवाल आते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए। एंड जिन लोगों को ज़रूरत है वो ज़रूर ज्वाइन करें इन कोचिंग्स को, क्योंकि ये आपका काम एक तरह से आधा कर देते हैं। बिकॉज ये आपको नोट्स दे देते हैं, ये आपको टेस्ट दे देते हैं, आंसर्स की प्रैक्टिस करा देते हैं। जब आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये सब काम आपके ऊपर आ जाता है। तो आप कोचिंग ना ज्वाइन करें तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होना चाहिए कि आप खुद सब कुछ करें। तो मैंने वही किया था। तो ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था 2016 का। मैंने पहला अटैम्प्ट अपना 2015 में दिया था। मेरी 2014 में पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुई थी और जैसे ही ख़त्म हुई पोस्ट ग्रेजुएशन मैं अपने घर आ गई थी। और सबसे पहले मैंने किया था ये काम कि मैंने सारी स्टैंडर्ड बुक्स खरीद ली थी। स्टैंडर्ड बुक्स से मतलब जो बहुत सालों से लोग पढ़ते चले आ रहे हैं और आज भी रिकमेंड करते हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा और कल्चर साइंस के लिए स्पेक्ट्रम, देन एनसीईआरटी की बुक्स, कुछ एनसीईआरटी की बुक्स, तो वो सब मैंने परचेज़ कर ली थी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। तो सो दैट आई हैड समथिंग टू स्टार्ट ऑफ, मतलब कि मेरे पास कुछ तो मटेरियल है जो मैं पढ़ना स्टार्ट कर सकती हूँ। देन सेकेंडली मैंने हिंदू पढ़ना अपने ग्रेजुएशन में स्टार्ट कर दिया था। बट वही होता है कि हिंदू इज़ सच अ डीप न्यूज़पेपर दैट आपको शुरू में तो समझ ही नहीं आता है कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। तो यू गिव योर सम टाइम। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदू पढ़ना सीख लिया था। इन द सेंस जब मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था उसमें। बीएससी थर्ड ईयर में मुझे हिंदू थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, बिकॉज हर कोई जीके में इतना स्ट्रांग नहीं होता। मैं भी नहीं थी। आई यूज़ टू हेट जीके इन माई स्कूल एंड आई वॉज लाइक कि करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही नहीं है। तो जब यूपीएससी की बारी आई तो इट वॉज अ ह्यूज चैलेंज। तो मैंने 2 साल तो अपने आप को, चाहे मैं एक घंटा पढ़ती थी न्यूज़पेपर, कुछ नहीं समझ आ रहा है फिर भी पढ़ रही हूँ। बट मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में आई मेड श्योर दैट आई रीड न्यूज़पेपर अकॉर्डिंग टू द प्रिपरेशन। सिर्फ एंटरटेनमेंट या इंफोटेनमेंट के लिए नहीं, फॉर द सोल सेक ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। मैंने उस नज़रिए से न्यूज़पेपर को देखना शुरू किया और आई यूज़ टू एक्चुअली सी प्रीवियस ईयर पेपर्स इन यूपीएससी जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वो मैं देखती थी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में। और गूगल पे उस क्वेश्चन को एग्जैक्ट टाइप कर मैं ये देखती थी कि यूपीएससी ने वो क्वेश्चन कहाँ से उठाया है। So if you are getting my point, I want to say that if there is some question regarding say West Asia, तो अगर कुछ भी रिलेशन इंडिया और से एनी कंट्री बीट ईरान से कोई कुछ न्यूज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है, तो आई यूज़ टू पुट इट ऑन गूगल एंड सी कि हिंदू में क्या कोई आर्टिकल आया था कभी जिससे ये क्वेश्चन आया है। तो टू माई अटर सरप्राइज मुझे डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते थे। तो मुझे समझ आया कि कौन सा आर्टिकल मुझे पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। और ये मुझे किसी ने बाहर से नहीं बताया, ये मैंने खुद देखा। तो जब आप अपने आप को टाइम देते हैं, आप एक अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन की भूमिका खुद बनाते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं देता। तो दैट आई थिंक दैट बिकम्स मोर सेक्रेड टू यू, मोर कनेक्टेड टू यू। क्योंकि एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो आपको कोई बाहर वाला आके नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन आएगा और ये आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा नए होते हैं। जो किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी क्वेश्चन जो आपने पहले देखा होगा वो थोड़ा बहुत ही लिंक कर रहे होंगे, डायरेक्ट तो कभी लिंक नहीं करते।
तो इट्स लाइक कि जब आप खुद प्रिपेयर करते हैं, एक बेस खुद बनाते हैं, तो आपकी ना प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो मैंने ये पोस्ट ग्रेजुएशन में न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है और कैसे उसके नोट्स बनाने हैं, मैंने ऑलमोस्ट, आप ये समझिए कि बहुत हद तक मैंने उसको अचीव कर लिया था। तो जब मैंने अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो मेरे लिए ये बहुत आसान हो गया था कि न्यूज़पेपर को कैसे हैंडल करना है। शुरू में मुझे अप्रॉक्स, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ना स्टार्ट किया तो 3 घंटा लगता था मुझे हिंदू पढ़ने में, बट व्हेन माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंडेड आई केम बैक, इट टुक मी अराउंड 1.5 आवर टू कंप्लीट द होल पेपर इंक्लूडिंग मेकिंग नोट्स। तो ऐसा कोई मैं आपको चैलेंज नहीं दे रही हूँ कि आप भी उतने में कीजिए, आप 2-2.5 घंटे में भी कीजिए, 3 घंटे में कीजिए, बट आप खुद उसको समझिए, जिससे ना आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही कैसे क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम न्यूज़पेपर। दैट इज़ वन थिंग, जो एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ ना सिर्फ प्रिपरेशन में रहेगी, बल्कि प्रिपरेशन के बाद आप बन जाएं, किसी सर्विस में आ जाएं, तो भी आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, वो आपको आपके साथ हमेशा रहेगा। देन सेकेंडली, जब मैं आई शुरुआत में, तो आई वॉज फॉर 10-15 days नॉट एबल टू फोकस एज टू हाउ आई शुड रीड अदर सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ लेती थी, नोट्स बना लेती थी, बट शुरू में बहुत हेजी होता है ना, मतलब कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे पूरा एक साल आपके सामने पड़ा है और कैसे स्टार्ट करना है। तो जब भी मुझे डाउट होता था, आई यूज़ टू जस्ट रीड। मतलब जैसे आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हिस्ट्री पढ़ूँ या पॉलिटी पढ़ूँ, तो भी मैं कुछ भी पढ़ लेती थी। मतलब हिस्ट्री का मन है तो हिस्ट्री पढ़ ली, बीच में ही मन नहीं है तो पॉलिटी पढ़ ली। तो फॉर फर्स्ट 10-15 days और यू कैन से अ मंथ ऐसा ही चलता रहा कि इट्स लाइक आई एम रीडिंग रैंडम स्टफ इन अ सिंगल डे, 2-3 सब्जेक्ट में पढ़ रही हूँ। तो उसके बाद जब आप थोड़ा सा सब्जेक्ट पढ़ने लगते हो, सपोज आपने आधी बुक पढ़ ली या थोड़ा स्टार्ट किया, तब आपको ना अपने आप एक आइडिया लग जाता है कि सिलेबस के हिसाब से मैं कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद मेरे को ये क्लियर हुआ कि अच्छा ठीक है, अब मैंने इतना इतना पढ़ लिया है, अब मैं एक ऐसे पॉइंट पर आ गई हूँ कि ठीक है, नाउ आई कैन प्लान माई स्टडीज़। आई हैव फॉर सपोज पेपर 1 आई हैव दीज बुक्स, paper 2 I have these books, paper 3 I have these books, paper 4 I have these material. So I used to then make up, timetable, and that timetable was very what you can say, very flexible, और हर हफ्ते वो चेंज हो सकता था। मैंने उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उस टाइम टेबल को दी थी कि वो मेरे लिए बर्डन ना बन जाए, बट आई यूज टू प्ले विद दैट टाइम टेबल। तो ऐसा होता था कि हर हफ्ते मैं अपना एक टाइम टेबल बनाती थी कि मुझे कैसे कैसे जीएस के चारों पेपर, ऐसे, देन अपना ऑप्शनल कैसे मैच करना है। तो मैं उस हिसाब से आई यूज टू मेक इट श्योर दैट हर हफ्ते मैं हर सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 बार पढ़ लूँ। तो इफ़ आई एम रीडिंग हिस्ट्री, आई विल मेक श्योर दैट आई रीड इट ट्वाइस अ वीक। तो इफ़ आई एम रीडिंग इट ऑन मंडे, देन आई शुड रीड इट ऑन एनी अदर डे ऑल्सो। Similarly with polity, similarly with economics, similarly with you can say science, then economics. तो ये सब मैंने कर लिया था। फॉर ऐसे आई यूज़ टू मेक श्योर दैट, देखिए ऐसे की एक बात ऐसी है कि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए 2000 वर्ड का ऐसे लिखने के लिए, तो वो आपको शुरुआत में तो आएगी नहीं, बट यू हैव टू रीड। तो आप क्या करें कि मैंने संडे को, जैसे मैं मान लेती थी कि मैं ऐसे के लिए कुछ भी कोट्स वगैरह पढ़ूंगी, क्योंकि उसमें आप लिखते हैं ना कोट्स, तो मैंने ये सोच लिया था कि फॉर द जीएस आई एम स्टडिंग फॉर द होल वीक, फॉर ऐसे आई डिवोट 1 or 2 hours फॉर जस्ट रीडिंग कोट्स। मुझे समझ आए ना आए, आई जस्ट रीड देम, क्योंकि शुरुआत में आपको समझ आते भी नहीं। स्लोली यू बिल्ड अप थिंग्स, स्लोली यू ट्राई टू सी थिंग्स इन दैट डायमेंशन कि आप ऐसे में भी उस इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो मैंने बस आई मेड श्योर दैट आई स्टडीड समथिंग रिलेटेड टू ऐसे पेपर। तो मैंने कोटेशंस पढ़ना स्टार्ट किया था, और जो इन्फॉर्मेशन स्टफ है वो तो मैं जीएस में पढ़ ही रही हूँ। तो जीएस की जो इन्फॉर्मेशन है दैट ओनली हेल्प्स यू इन राइटिंग योर essay and a good essay in fact. Thirdly, ethics का पेपर के लिए भी मैंने सिर्फ एक दिन चुना था, because see the idea which I had was कि ethics का पेपर आपको सिर्फ मेंस में हेल्प करता है, it will not help you in prelims. तो even if you know, so your first aim at the back of your mind is to clear prelims, then only you'll give mains, but you have to be sure also that you clear prelims, so that you don't have to start ethics just after clearing prelims. So I had this in mind कि मैं prelims तो clear करूँगी ही, but ethics मुझे prelims में help नहीं करेगा। तो I should devote a proportionate amount of time to such a paper that is going to help me in mains but not in prelims. The same I did in world history.
सो इट विल नॉट हेल्प मी इन प्रीलिम्स मच, वो मेरा करंट अफेयर से ही हो सकता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्ट ऑफ मेंस। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स मैंने उस तरह से पढ़े कि भाई मैं उन्हें हर हफ्ते पढ़ भी रही हूँ, बट आई एम फोकसिंग मोर ऑन जीएस, जो हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रीलिम्स मेंस दोनों में आते हैं। तो ऐसा करके मैंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया। देन द वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज़, जो आपकी स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए ना, जैसे मैंने काफ़ी लोगों से ये बात सुनी है कि लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं कि पहले प्रीलिम्स आएगा तो हम प्रीलिम्स पढ़ेंगे। यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। मतलब कि आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आपके दिमाग में ये फिक्स है कि प्रीलिम्स तो मैं क्लियर करूँगी ही, देयर इज़ नो डाउट दैट आई विल नॉट क्लियर प्रीलिम्स। मैं ऐसे पढ़ाई करूँगी कि मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर होना ही है, उसके बाद मुझे मेंस भी पढ़ना है। सो प्रीलिम्स और मेंस में यू हैव अराउंड आई डोंट नो 2.5 to 3 months गैप। उसमें आप कुछ नया नहीं कर सकते, जो आपको पता है आप उसको बहुत बार रिवाइज कर सकते हैं और थोड़ा बहुत जो नया करंट अफेयर आ रहा है उसको ऐड कर सकते हैं। तो डोंट लीव सब्जेक्ट्स टू स्टडी फॉर मेंस आफ्टर यू हैव क्लियर प्रीलिम्स, जो स्टार्ट स्टडिंग फॉर मेंस ओनली। तो मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट करी तो मुझे एहसास हो गया था कि मुझे नोट्स उस तरह से बनाने हैं कि मुझे मेंस का एग्ज़ाम देना है, मुझे मेंस एग्ज़ाम ही नहीं देना है, क्लियर भी करना है। तो इफ़ यू हैव दैट वाइडर विजन कि मुझे एंड में कहाँ जाना है, तो आप उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। तो प्रीलिम्स देन अपीयर्स टू बी अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ स्टेप, although very crucial, but it appears to be very small. If you start preparing for prelims ना, तो आपके साथ ये हो जाएगा कि आप ना बहुत इंफॉर्मेशनल तैयारी करेंगे, कंसेप्चुअल तैयारी नहीं करेंगे। क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है कि आपको सिर्फ टिक मारना होता है, तो वो तो आपको आई डोंट नो इफ़ 2-3 टाइम्स बार भी आप कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको प्रीलिम्स लाइक तो वो याद रहेगी। बट इफ़ यू सी इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस एंड यूटिलाइजिंग दैट इन्फॉर्मेशन इन एनी आंसर, तो आपको ना उस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि यार मुझे ना मेंस का आंसर लिखना है, मैं उस तरह से पढ़ रही हूँ। तो उसके लिए आप जब पढ़ोगे तो प्रीलिम्स की तैयारी तो अपने आप हो गई, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो आपको मेंस के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। तो स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि मेंस का सिलेबस ऑलरेडी हैज़ प्रीलिम्स का सिलेबस एज अ सबसेट। तो वॉट यू कैन डू इज यू स्टार्ट फ्रॉम जनरल स्टडिंग एंड देन प्रिपेयर नोट्स फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ मेंस। अब ये बात है कि भाई जब हम मेंस पढ़ चुके तो मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो गया। सपोज जैसे मैंने May 14 में स्टार्ट की थी, तो बाय February 2015 माई सिलेबस फॉर मेंस वॉज क्लियर। बट एवरी डे आप करंट अफेयर करते हैं, कुछ नई चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो ऐड होता जाता है, एंड रिविजन एंड रिविजन ये चलता रहेगा। तो आपको एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जब आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करो, जिससे आप टाइम मैनेज कर पाओ और प्रीलिम्स को एक्चुअली क्लियर कर पाओ। तो वॉट आई डिड वॉज कि मैंने प्रीलिम्स के 2 महीना पहले मेंस की पढ़ाई करना बंद कर दिया था। इन द सेंस कि जो चीज़ें मेरे पास हैं बस मैं उनको ना प्रीलिम्स की तरह पढ़ती थी। सो इफ़ आई हैव अ पेज ऑन से GM टेक्नोलॉजी, जो मेरे पास एक पेज है पूरा जो मेरे को हर तरह की इंफॉर्मेशन देता है GM टेक्नोलॉजी में विद रिस्पेक्ट टू मेंस, उसमें से आई यूज टू पिन पॉइंट थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्रीलिम्स। तो आप सपोज कुछ भी सीड का नया नाम है तो मैंने बस वो टिक कर दिया और मेरा काम हो गया, बट मेरा वो मेंस की तरह से नोट्स मेरा तैयार है दैट आई विल यूज इन माई मेंस प्रिपरेशन। ठीक है, तो मतलब मैंने उस चीज़ को ना फिर जॉट डाउन करती गई मैं, मतलब कि बड़े बड़े नोट्स को आई जस्ट हैड टू हैव अ ग्लांस फॉर प्रीलिम्स। So that what I started to do with my mains notes, क्योंकि उसी में आपका प्रीलिम का नोट भी होता है। प्लस देयर आर सर्टेन सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है, उसमें कुछ कंसेप्ट है ही नहीं। सो व्हाट विल बी योर लिटमस टेस्ट, इफ लिटमस पेपर पे आप एसिड डालो तो क्या कलर होगा, बेसिस डालो क्या, तो मैं साइंस के क्वेश्चंस या फिर जनरल जो एकदम बहुत ही एकदम इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको पता है कि मेंस में यूज़ हो ही नहीं सकते, उनके मैं अलग नोट्स बनाती थी। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स की लिस्ट, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस इंफॉर्मेशनल, नोबेल प्राइज़ किसको मिला फॉर एग्जांपल, तो ये सब चीज़ें भी आपकी रहती हैं। कुछ नोट्स सिर्फ प्रीलिम्स के लिए भी बनते हैं जो पूरे इंफॉर्मेशनल होते हैं, वो आपके अलग आपके नोट्स बनेंगे। प्लस मेरा मतलब आपसे कहने का ये है कि आप मेंस की तैयारी ही करें, प्रीलिम्स की अपने आप हो जाएगी। तो
2 महीने पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल नॉट स्टडी फॉर मेंस नाउ, आई विल फोकस मोर ऑन प्रीलिम्स. And how will I focus? I'll revise my already prepared notes from the perspective of just information that will help me solve MCQs. Secondly, I'll solve as many mock tests as possible. Those are very important, and you join as many test series as possible because prelims में तो आप जितने questions की practice करें उतना कम है. हर क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन देके जाता है. तो मैंने वो चीज़ इंश्योर करी कि जब मेरा अगस्त में एग्ज़ाम था तो मिड मई से मिड जुलाई तक, मतलब मिड मई से टिल अगस्त मेरा प्रीलिम्स मैंने वो किया था. बट येस, मैंने ऑप्शनल नहीं छोड़ा था. आई मेड श्योर दैट आई डू माई ऑप्शनल ईच डे बिकॉज माई ऑप्शनल वॉज मैथ्स, एंड इफ़ आई वुड हैव लेफ्ट इट तो मेरी वो प्रैक्टिस का जो एकदम व्हील बन चुका था वो टूट जाता. तो वो चीज़ मैंने श्योर करी. एंड देन प्रीलिम्स के बाद जब ये हो जाता है कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी ही ऐसी होनी चाहिए कि जब आप प्रीलिम्स देकर आओ तो आपको एक सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि मैं पास नहीं हो पाऊँगी या हो पाऊँगा. आपको ये होना ही चाहिए कि ये तो क्लियर हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा. एंड जस्ट एज यू कम बैक फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम, यू रेस्ट फॉर द डे, एंड just from the next day only I started for my this thing because I was pretty sure that my prelims will be cleared. फिर आप ना कट ऑफ की टेंशन में नहीं रहते. थोड़ा बहुत एंशियस तो रहते ही हैं, दैट इज़ नेचुरल, दैट इज़ ह्यूमन नेचर, बट ओवरऑल आपको ये लगता है कि मुझे मेंस पढ़ना है. ऐसा नहीं होता कि मैं प्रीलिम्स में फेल हो जाऊंगा. तो नेक्स्ट डे से ही मैंने मेंस की तैयारी शुरू करी. एक मैं बात कहना चाहूँगी कि आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, बट आई डिड नॉट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग टिल आई गेव माई प्रीलिम्स एग्जाम because I thought that it is not very useful. It's only useful once you are clear with your prelims and you are in a stable state of mind that मुझे मेंस लिखना है. जब आपके पास श्योरिटी होती है कि आपको वो लिखना है तो आपकी ना परफॉर्मेंस भी बदल जाती है. आई वॉन्ट टू से दैट आंसर राइटिंग शुड नॉट overtake your information gathering power. First you have to know each and everything, only then you can write answers. Your aim should not be just किसी भी तरह आंसर लिख दो, बस तुम्हें पता है नहीं पता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. when you complete your prelims then you don't have any choice, you just have to give mains just 2-3 months away. So you have to have grasp on how answers are written. So if you are if you want to practice it early then you can do it. I personally did not find it very attractive, and I made sure that only after prelims I will be a stable state of mind of writing answers, and by then my information stockhold will also be very big so that I'll be able to write my answers more succinctly and more crisply. So just after creating this all notes and all and giving my prelims, after that I started writing answers because मुझे पता था कि जितनी information मुझे लेनी है मैंने ले ली है, अब तो बस add-ons ही होंगे जो current affairs के होंगे. तो then from this thing August till November I used to write answers each day. सो सी इट्स लाइक कुछ जो टेस्ट सीरीज होती हैं वो आपको वीकडेज में ना देकर वीकेंड्स पर देते हैं टेस्ट. सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू डू इट. आई यूज टू राइट आंसर्स ईच डे, 4-5 आंसर्स, एंड फॉर क्वेश्चंस I did not join any particular test series, but I used to write answers on IAS Baba. There is this website. वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं हर दिन. 5 क्वेश्चन वो लोग डालते थे. अब तो आई गेस देयर आइडिया हैज़ बीन चेंज एंड यू कैन विजिट देयर वेबसाइट. दे पुट आंसर्स ईच डे ऑन GS 1, 2, 3, 4. मंडे को GS 1 आ जाएगा, देन ट्यूसडे को GS 2 आ जाएगा, एंड दे विल इन्फॉर्म यू एक्चुअली कि कल कौन से सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो आई यूज टू राइट आंसर्स ऑन देम एंड मेक श्योर दैट 7-8 मिनट्स में मैं एक आंसर लिख ले रही हूँ, क्योंकि इफ़ शुरुआत इसी से होती है, बट देन यू कैन रिड्यूस योर दिस थिंग. इन UPSC एग्जाम यू विल गेट अराउंड 5-6 मिनट्स टू राइट अ आंसर. सो वो प्रैक्टिस मैंने जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स स्टार्ट कर दी थी. एंड आई यूज टू राइट आंसर्स, दे post it online and then they used to check it also. So that was a very good experience. In both attempts I used the same website, and uske liye then I this thing answers writing is very important for not just time management but also testing yourself. उसमें बहुत सारे और लोग भी अपने answers put up करते थे, तो I used to see them. And only after this thing half, or what you can say, when I started preparing for prelims, उसके 1 महीना पहले मैंने essay writing शुरू कर दिया था, so that I have some kind of information about different subjects and some kind of idea on different topics on which essay came.
तो आई यूज़ टू राइट essays every Sunday, not more than one essay a week, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता आपके पास, आपको मैगजीन्स पढ़नी होती हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, देन यू हैव टू रिवाइज ऑल्सो. तो ऐसे का ये है कि इफ़ यू जस्ट practice is once a week, it's enough. And if you want to practice more, then maybe twice a week will be good, but not more than that, because otherwise it will, you know, eat up your time in that you will give to other subjects. All subjects are important, na? So you have to be very proportional in how you balance which is more important. Cost benefit आप अपना ratio निकालिए, and you can see कि अगर ऐसे में आपको मेहनत ज़्यादा करने से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, then you can put. तो I used to write essays every Sunday, and on IS Baba only, and they used to check it. Then it was very fine. So this preparation lasted till November. Then I stopped answer writing by November end, and my exams were starting from, I guess, 13th December. So for the first 10 days of December, I didn't write any answers. I was like, okay, now my practice is done. I'll just read and calm my mind, relax my mind, so that my mind works there. So then I gave my mains in first attempt, and I cleared the mains. But then I started preparing for the interview only after some days of after giving mains. So not just after mains, because it's like you have to relax also, you have studied a lot. And then thirdly, it's like once you have a, you know, certainty that you have cleared mains, then your mind starts working more cleverly and more intelligently for preparing for interviews. But yes, I did not stop reading newspapers, so that I keep myself abreast with what is happening around me. So there's this general perception that people, you know, used to think about interviews before they, you know, prepare themselves for clearing mains and prelims. So I just want to tell you that please don't think about interview before you are selected for an interview actually. So it's like कि people think कि उसमें क्या पूछेंगे, उसमें कैसे marks आएंगे. That is immaterial. From my experience, I can tell you that your selection depends on your mains, and your rank to a certain extent depends on your interview. So your selection does not depend on your interview. It's very abstract, it's very uncertain. मैंने ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको लगता था कि उनका इंटरव्यू एवरेज गया है, बट देन ऑल्सो दे स्कोर 200+, एंड कुछ लोग का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है एंड दे वर जस्ट स्टक इन 160. सो इट्स लाइक वेरी एब्स्ट्रैक्ट. तुम्हें पता नहीं तुम्हें कौन सा बोर्ड मिलेगा, क्या पूछेंगे. तो इंटरव्यू की तभी सोचो तब व्हेन यू नो दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू गिव द इंटरव्यू. उससे पहले सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. इट जस्ट ईट्स ऑन योर एनर्जी, इट विल नॉट हेल्प यू एनीवेयर. जस्ट फोकस ऑन योर मेंस. ये सोचना है कि मेंस में कितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं. दैट विल गिव यू अ लेवरेज, अ काइंड ऑफ बफर फॉर इंटरव्यू. तो इफ़ योर मेंस इज इंश्योरिंग दैट यू आर सेलेक्टेड, देन तो इंटरव्यू की टेंशन ही नहीं है. इट्स लाइक, सी यू विल नॉट नो योर मार्क्स, बट देन यू विल हैव अ जनरल आइडिया कि आपका मेंस कैसा गया है. एंड वंस यू हैव दैट कि मेंस मेरा क्लियर हो चुका है, then you put your effort in interview. You just read your current affairs, your newspapers between your mains final exam and mains result to interview, but don't think about interview before, you know, even clearing your mains. So it's like immaterial. एक महीने में आप इंटरव्यू की आराम से तैयारी कर सकते हैं. उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको 6-7 महीने पहले से सोचना हो. सी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो तो वही रहेगी. If you have to make a change, then you can slowly do it. People will tell you कि ऐसा मत हंसो, ऐसा मत बोलो, how you are speaking. ये तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा irrespective of preparation. ये तो एक general human tendency है कि you want to improve. But as far as giving interview is concerned, you should just prepare only after you have got your this thing कि हाँ मेरा mains clear हो गया, now I have to prepare for interview. Don't waste your time thinking about how my interview will go when you just have to give your mains first. So that will eat on your energy and don't think about it. That's what I want to tell you. Then जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है, मैंने मॉक इंटरव्यूज़ ज्वाइन किए थे. 2 interviews in my first attempt and 3-4 interviews in my second attempt. So they are helpful, but it all depends on what your personality is and what your you know, your background is in terms of your education, what your interests are. So it's very subjective. ऐसा नहीं है कि हर किसी का एक तरह से इंटरव्यू होगा. एंड आपका जो फॉर्म है ना, उसी में से सब कुछ पूछते हैं वो ज़्यादातर. अनलेस एंड अनटिल यू हैव
made some unconventional things in your form, or some kind of choices or preferences that raise an interview question. एक जनरल आइडिया आपको अगर अपने फॉर्म के रिस्पेक्ट में है, आपको अपने नाम का मतलब पता है, फॉर एग्जांपल आप कहाँ से आए हैं उस जगह के बारे में पता है, आपने क्या पढ़ाई की है वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको हॉबीज़ के बारे में अपनी जो भी आपने लिखी है वो स्ट्रॉन्ग है, देन देर इज़ नथिंग मच टू add in an interview. Only your means will help you in clearing your exam, not interview. I'm stressing it again because it's very crucial. So अगर आपके मेंस में अच्छे नहीं आए हैं तो आपके अगर इंटरव्यू में अच्छे आए भी हैं तो आपकी बहुत नीची रैंक आएगी, इवन इफ़ यू आर सेलेक्टेड. तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या हुआ था, मेरे मेंस में बहुत एवरेज मार्क्स आए थे, इंटरव्यू में भी एवरेज आए थे, बट मेरा मेंस क्लियर हो गया था. आई थिंक आई जस्ट क्लियर्ड इट ऑन द ब्रिंक. तो इंटरव्यू डिडंट हेल्प मी इवन इन क्लियरिंग द एग्जाम. तो आई थॉट कि माई मेंस वुड हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, so that even if my interview marks are low, I'll clear it with a respectable rank. So in the second attempt I made sure that my mains marks are very strong. So my this thing, I'll tell you that in my first attempt I scored a 154 in interview and very low, around 800 something in mains. So combined I was not able to clear it. In second attempt I scored 1000 plus in mains but just 160 in interview. So there was just 6 marks difference in interview scores, but the main score actually helped me gain 126 rank. So I guess I am making my ideas clear to you in aspect कि mains ही important है, interview इतना ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बारे में पहले से सोचें. So उसके बाद मैंने मेंस के बाद अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करी. माई न्यूज़पेपर वॉज going, I studied about my place. I am from Agra and I studied about that place. It's a very famous place. So small things that I have written in my DAF, वो मैंने तैयारी की. And then I joined mocks. तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है. मॉक्स आपको ये कभी नहीं बताते कि आपका मॉक अच्छा जा रहा है तो आपका वो भी अच्छा जाएगा, एक्चुअल इंटरव्यूज. बट यू जस्ट गेट एन आइडिया कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. डोंट टेक मॉक्स एज सीरियसली एज कि भाई उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होगी टाइप्स. सो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, मोर प्रैक्टिकल कि अच्छा ठीक है इन्होंने ये बताया है, आई विल टेक 1-2 थिंग्स एंड इम्प्रूव माई सेल्फ. यू जस्ट यू आर टेकिंग मॉक्स फ्रॉम योर ओन चॉइस. नोबडी इज़ टेलिंग यू कि तुम्हारी ये गलतियाँ हैं. तुम मॉक्स अपनी मर्जी से ले रहे हो. जो तो आप सुनने की हिम्मत रखें कि अब मेरे में क्या इम्प्रूव करने की पॉसिबिलिटी है. आपको मॉक्स नहीं लेना तो आप ना भी लें, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा. बिकॉज many people feel that mocks are discouraging them. तो इंटरव्यू की तैयारी आप मेंस के बाद ही शुरू करें और उसके लिए आपका दिमाग भी खाली रहेगा और यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल. जहाँ तक कि इंटरव्यू में परफॉर्मेंस की बात है, आई थिंक इट्स वेरी सब्जेक्टिव. आप किसी एक की तैयारी से अपनी तैयारी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते. हर किसी की तैयारी अलग होती है, हर किसी का इंटरव्यू अलग होता है. तो आप अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखें, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक ठंडे दिमाग से सोचें. और आई होप कि सबके इंटरव्यूज़ अच्छे होंगे. कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको हमेशा सही कर सकते हैं. मॉक इंटरव्यूज़ आपको उसमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं. मैंने भी मॉक टेस्ट जो थे इंटरव्यूज़ के वो ज्वाइन किए थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट योर डैफ शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. आपने जो भी लिखा है आपको पता होना चाहिए उसके बारे में. एंड प्लीज़ जो आपकी सच्चाई है, जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट करती है चीज़, बस वही लिखें. ऐसा नहीं है कि उसके हर कॉलम में आपको कुछ ना कुछ भरना ही है. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अवार्ड अगर मिला है कॉलेज में या स्कूल में, आप उसके बारे में जानते हैं, आपको उसके बारे में कुछ पूछा जाए तो आप अच्छे से उसे बता सकते हैं, तभी लिखें. मतलब देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ ब्रैगिंग इन डैफ. इफ़ यू हैव जस्ट अ सिंपल हॉबी तो आप वो लिखें. ऐसा नहीं है कि लोग जो लिख रहे हैं, बुक रीडिंग लिख रहे हैं, टेनिस खेलना लिख रहे हैं, पर आपको पसंद नहीं है आप फिर भी लिख रहे हैं, देन दैट इज़ लाइक डिगिंग योर ओन पिट. बिकॉज जो यूपीएससी के इंटरव्यूज़ होते हैं, दे नो, दे हैव सच ए ह्यूज एक्सपीरियंस एंड दे हैव मेट सो मेनी पीपल. तो वो आपको ना पहचान जाएंगे. सो द मोर यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, द मोर स्मूथ योर इंटरव्यू विल गो. एंड जस्ट एक्सेप्ट दैट हाउ यू आर, एंड विद ऑब्वियसली a space within you to correct yourself. So if you accept what you are, you will be more confident. You will not be trying to be someone else. So enjoy just who you are and give yourself some kind of pampering, some kind of some smoothening, that so that you are presenting a more well groomed personality in interview.
एंड अभी मेंस के रिज़ल्ट आए हैं, जिन लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए जाना है अभी, मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी एंड कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स एंड थैंक यू वेरी मच.